नमस्कार दोस्तों। मुंबई के जुहू बीच के बारे में तो ज़रूर सुने होंगे ना आप लोगों ने। दूर दराज से जो कोई भी मुंबई घूमने आता है उसकी पहली चॉइस होती है कि उसे जुहू बीच घूमना है। आप साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन में जुहू बीच चले जाइए, कोई भी वक्त हो, जुहू बीच में बहुत भीड़ रहती है। ढेर सारे लोग वहाँ घूम रहे होते हैं, वहाँ की चौपाटी में कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, दोस्तों यारों अपने परिवार वालों के साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं, कुछ नहीं तो वहाँ पर किनारे में चटाई बिछाकर बैठ के मस्त लहरों को देख के अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। चकाचौंध से भरपूर है जुहू बीच। ये किसको नहीं पता होगा पूरी दुनिया में। जिसको भी मुंबई का नाम पता है उसको ज़रूर पता होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो नहीं पता है वो ये है कि रात होते से ही जुहू बीच में कुछ ऐसे रहस्य दौड़ने लगते हैं जिसका अंदाज़ा नॉर्मल लोगों को कभी सपने में भी नहीं हो सकता। कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी कहानियाँ जो अंधेरे के साथ साथ जुहू बीच कुछ इस प्रकार से ओढ़ लेता है कि जो कोई भी इन रहस्यों की दुनिया में घुसने की कोशिश करे वो ठीक से सही सलामत लौट नहीं पाए। उसका दिमाग खराब हो जाए, सामने वाला इंसान पागल हो जाए और बहुत सारे केस में उसकी जान भी ना बच सके। बहुत घुमा फिरा के लग रहा होगा ना कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ। आइए आपको जुहू बीच की एक ऐसी विचित्र भूतिया घटना की कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप लोग शॉक हो जाएंगे। मुंबई में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था क्रिश। ये मुंबई में पिछले 6 सालों से रह रहा था। ये क्लास 12th के बाद ही मुंबई आ गया था और यहाँ पर रहकर उसने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मुंबई की, वहाँ पर पढ़ाई किया था। पढ़ाई उसने इंजीनियरिंग की कर लिया, ग्रेजुएट हो गया और मुंबई के मलाड इलाके में ही रहकर एक अच्छी नौकरी ढूंढने लगा। आसपास बहुत सारी कंपनी थी जहाँ पर ये रहता था, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। 1 साल तक घनघोर स्ट्रगल करने के बाद उसे फाइनली एक कंपनी सिलेक्ट कर लेती है। शुरू से ही ये थोड़ी सी वेल्दी फैमिली से था, मतलब ये अपर मिडिल क्लास का लड़का था। तो मलाड में रहकर ये अकेले एक रूम अफोर्ड कर पा रहा था और उसे पसंद भी नहीं था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर करूं। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, इसकी कुछ ऐसी थी। वो यहाँ पर जॉब करने लगा, सब अच्छा चलने लगा, लेकिन एक दिन की बात है, वो अपने ऑफिस में क्या पाता, एक फंक्शन रखा गया था ऑफिस में। ऐसे फंक्शन कुछ ना कुछ प्रोग्राम वगैरह होते रहते ना, तो ऐसा फंक्शन प्रोग्राम टाइप का था। उसमें इसको ये समझ में आता है, डीजे नाइट टाइप थी, उसमें समझ में आता है कि मेरे ऑफिस के जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो आपस में कपल है, आपस में उन लोगों की सेटिंग लगी हुई है। उसको बड़ा ऑकवर्ड लगता है यार कि जिसको देखो उसको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ और मैं अकेला, मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ है। वो मतलब वो लड़का इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चिपकू टाइप का लड़का था, जो चेप टाइप के होते हैं ना, जो बिना मतलब के अपन से चिपकते, वो लड़का उस टाइप का था और वो बिना मतलब के इससे चिपक रहा था। तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप के ऊपर, मतलब ऐसी चिढ़ छूट रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आया, आज इस कंपनी में इतनी अच्छी पोजीशन में हूँ, इतनी मेरी सैलरी है। हाँ भले ही टाइम लगे ये सब में, लेकिन है ना आज मेरे पास सब कुछ। तो मुझे कोई लड़की क्यों नहीं पसंद करी यार अब तक। शायद ये उस चीज़ में कभी घुसा नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी खुशहाली भरी ज़िंदगी में ही था। लेकिन आज जब दुनिया में ये ढंग से नज़र डाला, डीजे नाइट वगैरह को देखा, तो उसे ऐसा लगा। उसी वक्त इसने ठान लिया कि मैं एक गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहूँगा। उसने अपने ऑफिस में ट्रैवलिंग के दौरान जो कोई भी मिलती, क्लब्स जाना शुरू कर दिया, इधर उधर बहुत लड़कियों को ढूंढने की कोशिश किया कि कोई तो उसकी पार्टनर उसको मिल जाए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। ये सब कुछ करने का एक टाइम होता है, एक एज होती होगी, आप लोग समझते होंगे बहुत अच्छे से, एक एज होती होगी बेशक। उस एज के बाद जब कभी भी ये सारी चीज़ें ट्राई करो ना तो हो नहीं पाता है। और एक एज के बाद ना बड़े शहरों में ना लड़कियां सिंगल मिल जाए, ये एक्चुअल फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, ये बड़ा टफ है कि नहीं। बहुत रेयर लड़कियां सिंगल होती है। और ये तो ग्रेजुएट हो चुका था, उसके बाद 2 साल निकल गए थे, अब तक लड़की नहीं देखा, तो मतलब 24-25 साल का हो चुका है, तो अब मिलना बड़ा टफ है।
ठीक है, बहुत कम उम्र की लड़की, अभी कैसे अभी। तो फिर ये एक दिन मेंटली डिसाइड करता है कि ऐसे तो नहीं होगा। अब होगा ऐसे कि मुझे एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एक डेटिंग ऐप के ज़रिए कोई लड़की मुझे मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी लड़कियाँ लड़के ही ढूंढने आती है। और फिर वहाँ पे एज का इशू नहीं आएगा कि मैं 25 साल का लड़का, मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा 18 साल की लड़की। और वहाँ पे जो कोई भी आएगी ना, वो अपने माइंड सेट से ही आएगी। तो ये बस उसको डाउनलोड किया और चलाते रहता। नहीं मिली, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया। फिर बड़ी मुश्किल से एक लड़की का इसको मैच आया। लड़की ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर इसको दे दी और बोली कि मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकती इस ऐप में, ये टिंडर था वो, तुम मेरे से पर्सनली बात करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। ये बहुत खुश हो गया, बोला यही तो मैं चाहता था। और हर लड़का, टिंडर में आने वाला हर लड़का यही चाहता होगा कि एक बार सामने वाली लड़की का व्हाट्सएप नंबर मिल जाए। सामने वाली लड़की ने तो खुद से दे दिए। अब इसने मोबाइल में सेव कर लिया, उस रात टिंडर चलाना बंद कर दिया। अगली सुबह उठ के उसको मैसेज कर रहा है तो सिंगल टिक में, फिर 1-2 घंटे बाद डबल टिक हुआ, फिर ब्लू टिक हुआ। लड़की जवाब नहीं दे रही है। इसका दिमाग ख़राब हो गया। बोले यार ये क्या है यार, ये लड़की बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही। आज ही उसने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी हटा दिया था क्योंकि उसका टारगेट पूरा हो गया था। उसको ऐसा लग रहा था मुझे एक लड़की का नंबर मिल चुका, लेकिन वो लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। 2 दिन बीत गए और ये उम्मीद हार गया। बोला ये मेरा प्लान भी, ये टिंडर डाउनलोड करके भी, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके भी, ये प्लान भी मेरा फ्लॉप हो गया, मुझे सक्सेस नहीं मिली। अब मुझे भगवान के हाथों छोड़ देना चाहिए और अपने घर वालों के हाथों, कि घर वाले कब कब बोले बेटा शादी कर ले। लेकिन ठीक 2 दिन बाद रात के तकरीबन 12:30 या 1 बजे के आसपास ये अपने कमरे में बैठा प्ले स्टेशन खेल रहा था। इसको यही सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। खुद की कंपनी एंजॉय करने लगा था ना, क्योंकि मजबूरी भी थी। ज़्यादा दोस्त बनाता नहीं था ये। तो प्ले स्टेशन बढ़िया से खेल रहा था और सोचा था कि बस थोड़ी देर में सो जाऊँगा, सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। कि इतने में इसको टिंग 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 करके एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। ये मैसेज देखता है और उसमें लिखा हुआ था, हाय आई एम प्राची। इसको बहुत आश्चर्य होता है कि प्राची मुझे मैसेज कर रही है 2 दिन बाद। ये प्राची वही लड़की है जो इससे टिंडर में मैच हुई थी और 2 दिन पहले अपना नंबर दी थी और बात नहीं कर रही थी। अभी दूसरे नंबर से इसको मैसेज आया। इसने बोला अरे ये तो कमाल हो गया, और बात करने लगा। बात ही बात में वो लड़की कहती है कि यार मुझे बहुत अकेलापन सा फील हो रहा है, क्या तुम मुझसे मिलोगे। ये बोलता है हाँ श्योर, क्यों नहीं। वो लड़की बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं अब भी तुम्हारे घर के पास अपनी गाड़ी लेकर पहुंच रही हूँ। ये ठीक है बोल देता है, उसको अपना एड्रेस बता देता है। थोड़ी ही देर बाद, लिटरली 20 से 25 मिनट के बाद ये तैयार होकर बैठा हुआ था। ये सीरियसली ले लिया था। लड़की आ गई गाड़ी लेके। नीचे से वो फ़ोन करती है उसको व्हाट्सएप में ही, बोलती है कि मैं नीचे पहुँच गई हूँ, तुम आ जाओ फटाफट। ये बोलता है ठीक है। ये नीचे पहुँचता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी दिखने में, अल्ट्रा मॉडर्न लड़की। लंबी सी ब्लैक कलर की कार थी उसके पास भाई। इसने बोला चलो ऊपर कमरे में। लड़की बोलती है नहीं, मुझे अकेलापन सा महसूस हो रहा है। फिर ऊपर जाएंगे, फिर अकेलापन फिर से। मैं खुली दुनिया में थोड़ा घूमना चाहती हूँ, बहुत दिनों से बंद थी। ये बोलता है बंद थी, मैं समझा नहीं। लड़की बोलती है गाड़ी में बैठो, घूमते फिरते बाहर मैं सब कुछ तुम्हें समझा दूंगी। ये बोलता है ठीक है। ये बैठ गया गाड़ी में और ये चल पड़ी बहुत आगे। थोड़ी आगे जाने के बाद ये लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा कहाँ जाने का ज़्यादा मन कर रहा है। लड़का बोलता है कि मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो खाली तुम्हारी कंपनी चाहिए, तुम जहाँ भी जाना चाहती हो चलो। लड़की बोलती है कि जुहू बीच चले। लड़का बोलता है परफेक्ट आइडिया। मन ही मन सोचता है कि यार ये आ गई है, अब चाहे कल मुझे सिक लीव लगाना पड़े, बॉस को बोलना पड़े कि अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, मैं बोल दूंगा। आज रात मैं इसके साथ बढ़िया घूम फिर लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ। ये दोनों पहुँच जाते हैं जुहू बीच। अब जुहू बीच तो रात में भी भाई हैपनिंग रहता है। तो वो लड़की ना, जहाँ पर हैपनिंग वाला माहौल रहता है ना, वहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती है। वो लड़की सुनी ही नहीं, गाड़ी आगे ही बढ़ाती चली गई, आगे ही बढ़ाती चली गई। और लिटरली एक ऐसे पॉइंट में ले जाकर गाड़ी रोकी जिस पॉइंट के बारे में क्रिश को पता ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था। यहाँ पर लिटरली एक परिंदा तक दिखाई नहीं दे रहा था।
रात के समय पक्षी तो क्या, कुत्ते होते हैं ना, वो भी नहीं दिख रहा था। ये सोचा कि यार ये जुहू बीच ऑब्वियसली वो समुद्र है, उसे बहुत सारे किनारे, तो एक ऐसे किनारे में ले गए जहाँ पर इंसान के कोई नामो निशान भी नहीं। इसने सोचा कि चलो सही है, एक नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं आज इसके चक्कर में। प्राची ने अपनी गाड़ी एक पर्टिकुलर पॉइंट में रोकी है। ये दोनों पैदल चलते चलते समुद्र के किनारे की तरफ आगे बढ़ गए। आधी रात के समय जो लहरें होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रही होती है। समय बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 2-2:30 बज रहे थे अभी। हाँ, चलते फिरते 2-2:30 बज गए थे इनको यहाँ पर आते तक। तो बहुत ऊपर ऊपर तक लहरें आ जाती है। आप देखना नॉर्मली क्या होता है, दिन के वक्त जो समुद्र की लहरें होती है ना, वो किनारे से बहुत दूर रहती है, लेकिन जैसे जैसे मून आ जाता है ना, चांद ऊपर आ जाता है ना, वैसे वैसे लहरें आगे आती जाती, आगे आती जाती और आगे आ जाती है और पूरा किनारे को ढक देती है आधी रात के समय। ठीक है, तो ये लोग बिल्कुल किनारे वाले पॉइंट में पहुंच गए और लहरें बहुत ज़्यादा थी, तो ये बोलता है कि यार आगे नहीं जाते, यहीं बैठ जाते हैं। प्राची इसको देख के स्माइल करती है, बोली हाँ ये सही रहेगा, यहीं बैठ जाते हैं। दोनों यहीं पर बैठ गए और बैठने के बाद ना वो लड़की बस ऊपर बहुत खूबसूरत सितारे दिख रहे थे, उनको ध्यान से देखने लगती है। ये उस लड़की की खूबसूरती को देख रहा है और लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देख रही है। ये सोचता है कि कुछ तो बोलेगी, कुछ तो बोलेगी, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रही थी। ये हिचकिचाते हिचकिचाते अपने 10-15 मिनट निकाल दिया। सोचा कि क्या है यार, मोबाइल में भी थोड़ी एक्टिंग किया, कुछ कर रहा हूँ, इधर भी देखा, उधर भी देखा, इधर उधर भी देखा, कुछ नहीं बोल रही है। इतना पकने के लिए यहाँ पर आए हैं क्या? बड़ी हिम्मत करके उससे थोड़ा सा ऐसी नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो? लड़की बस ऐसे ही देख रही सितारों की तरफ। फिर पूछता है, प्राची कहाँ रहती हो तुम? 20 मिनट में घर पे आ गई मेरे, मतलब आसपास ही रहती हो क्या? लड़की फिर इधर ही देख रही है। अच्छा चलो, तुम्हारा मन नहीं है जवाब देने का तो ये बताओ क्या करती हो? किसी कॉलेज में पढ़ाई करती हो या कोई जॉब या कोई बिजनेस? लड़की अभी भी ऐसे देख, बोलता है अरे हट यार, इसकी ऐसे तैसी कुछ बोल ही नहीं रही है। प्राची देखो, तुमको बात नहीं करना है ना तो साफ साफ बोल दो। अपन यहाँ पे बैठ के फालतू टाइम पास क्यों कर रहे हैं? मेरा कल ऑफिस भी है सुबह सुबह, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम पता नहीं कहाँ देख रही हो। इसने थोड़ा रूडली प्राची को ऐसा बोल दिया। जैसे उसने रूडली बोला, प्राची उस जगह से उठी और आगे की तरफ जहाँ लहरें हो रही थी, बहुत लहरें उठ रही है ना, उस तरफ जाने लगी। तो ये बोल रहा है, प्राची आगे मत जाओ, लहरें हैं। इसको पहले तो ऐसा लगा गुस्से में ऐसे ही जा रही है, थोड़ी आगे जाके रुक जाएगी, लेकिन प्राची रुकी ही नहीं। तो इस जगह से खड़ा हुआ, प्राची तुम्हारे पैर भी अब डूबने लगे हैं, कितनी आगे जाओगी? प्राची सुन ही नहीं रही है, पलट के नहीं देख रही, और आगे जाती जा रही है, और आगे जाती जा रही है, और कुछ ही सेकंड में प्राची के इतने इतने तक पानी आ गया, इतना इतना पानी आ गया। अब यह घबरा गया, प्राची एक बड़ी लहर आएगी और तुम निपट जाओगी सीधे सीधे, इधर आओ, वापस आओ। प्राची तो कोई सुनी नहीं, एक झलक ऐसे पलट के देखी और पीछे से एक बड़ी लहर और झम से उसके ऊपर से ही प्राची को गिरा दी, और प्राची उस लहर के साथ अंदर। ये इतनी जोर से चिल्लाया, प्राची! अब इसको तैरना वैरना नहीं आता था, फिर भी जितना हो सके उतना ये भागते भागते आगे गया कि कैसे भी करके उसको मैं खींच लूँ, निकाल लूँ, लेकिन इतने अंधेरे में क्या दिखाई दे देगा? हल्की फुल्की चांदनी रात तो ज़रूर थी, लेकिन इस गहरे समुद्र में झंझनाती हुई लहरों में क्या दिखाई दे देगा? आसपास कोई इंसान भी नहीं जिससे मदद मांग सके। ये सोचता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा, किसी की मदद लेकर आना पड़ेगा। ये जैसे ही कार की तरफ जाता है भाग के, जहाँ पर कार पार्क थी, तो क्या देखता है, कार वहाँ पे है ही नहीं। अब इसकी दुख दुखी चालू, बोला यहीं पे कार लगाई थी, वहाँ पे वो समुद्र में डूब गई है। यहाँ पे एक आध बंगलो भी दिख रहा है, बंगलो था किसी का बड़ा सा, और एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग भी थी। उसमें से ना जो बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला फ्लोर था उसकी लाइट जल रही थी। इसकी दुखी शुरू, सोचा कि वो जो लाइट जल रही है अपार्टमेंट की, वहाँ पे अगर कोई जाग रहा होगा और उसने हमको देखा होगा कि हम यहीं पर थे, तो सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा। अब कार भी उसकी नहीं है, ये एक प्लान्ड जुर्म जैसा लगेगा जो सारा मेरे खिलाफ जा रहा है। मुझे यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। ये लड़की के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ, मैं भागता हूँ यहाँ से। वो भागने लगता है, भागता है। थोड़ी आगे जाने के बाद मेन रोड आ जाती है। अब मेन रोड, आधी रात का वक्त है, सुनसान,
ये सुनसानियत में इसके दिमाग में इसका इंसान जागता है। ये सोचता है कि यार ये ज़्यादा गलत हो जाएगा, हो सकता है कि किसी कंडीशन में उस लड़की की जान बच जाए, या फिर अगर वो मर भी गई सारी चीज़ें मेरे ऊपर ना आए और उस लड़की के घर वालों को मदद हो जाए, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन में जाके सारी बात बता देता हूँ। इसके दिमाग में आए कि सामने से इसको एक ऑटो आती हुई दिखाई दी। इसने ऑटो को रुकवाया और सीधे बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ऑटो वाला बोलता है ठीक है भाई बैठो। अब ऑटो वाला अपना गियर चढ़ाया और पुलिस स्टेशन तरफ जाने लगा। ऑटो वाला अपना वो मिरर से इसकी तरफ देखता, ये बड़ा घबराया हुआ था। ऑटो वाला पूछता है कि भाई क्या हो गया, बड़े घबराए हुए दिख रहे हो, किसी चिंता में हो तो बता दो, हो सकता है कोई सॉल्यूशन किसी इंसान के पास मिल जाए तो बता देना चाहिए, वैसे भी तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो, क्या हो गया है। तो ये बोलता है कि भाई साहब एक लड़की आई थी और ऐसा ऐसा हो गया, मतलब पूरी बात बता दी ऑटो वाले को। ऑटो वाला झटके से अपनी गाड़ी रोक देता है, इसकी तरफ देखता है, बोलता है सच सच बताना वो लड़की कैसी दिखाई दे रही थी। ये बोलता है कि लगभग मेरी हाइट की थी, गोरी सी पतली सी और घुंघराले बाल थे उसके, और चेहरा हल्का सा छोटा डायमंड शेप का था। ऑटो वाला बोलता है भाई अगर देखो भलाई चाहते हो पुलिस स्टेशन मत जाओ, मैं जहाँ लेके जाता हूँ वहाँ चलो तुम, इससे तुम्हारा भी भला होगा और जिसके पास हम जा रहे हैं उसका भी। ये बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो। ऑटो वाला बोलता है सब समझ जाओगे, लेकिन मैं आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, एक भंवर में फंस जाओगे, जहाँ मैं लेके चल रहा हूँ वहाँ चलो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये डरते डराते पता नहीं कैसे बोल देता है ठीक है। ऑटो वाला अपनी ऑटो घुमा लेता है और बहुत तेज़ी से इसे एक बड़े से अपार्टमेंट में, रिच अपार्टमेंट में लेके जाता है। इस अपार्टमेंट को देख के इसकी हालत खस्ता, बोला कि ऑटो वाला कहाँ लेकर आ गया है। मन में पहले तो आ रहा था कि ऑटो वाला कोई गलत आदमी है, चोर वोर है, कि मुझे अंधेरे में ले जाके ऐसा बोल के वो लूट लाट डालेगा, लेकिन ये तो एक अमीरों की नगरी में लेकर आ गया, अमीरों के घर के इलाकों में लेकर आ गया। लिफ्ट आती है, लिफ्ट में ऑटो वाला इसके साथ ऊपर, भाई ऊपर में 14वीं या 15वीं मंजिल में लिफ्ट रुकी। ऑटो वाला तेजी से बाहर निकला, बोला मेरे पीछे पीछे आओ। ये ऑटो वाले की एक्टिविटी देख के हैरान कि हो क्या रहा है। अभी एक घर था, रूम नंबर 1507, उसका जोर से दरवाजा पीटता है ऑटो वाला, दरवाजा खुलता है। अंदर एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े बड़े बाल वाला, दुबला पतला, आंखों में डार्क सर्कल लिए एक 60-65 साल का आदमी सामने खड़ा होता है। ऑटो वाले को देख के बोलता है अरे मोहन, इतनी रात गए, इतने जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहा था। पीछे खड़ा हुआ है क्रिश। क्रिश की ऐसी दुखदुखी लगी हुई है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये क्या मतलब, मैं कहाँ आ गया हूँ, ऑटो वाला मुझे कहाँ लेकर आया, ये बूढ़ा आदमी है तो है कौन। अचानक से ऑटो वाला इस बूढ़े आदमी से कहता है कि साहब इसने शिखा बिटिया को देखा है आज। जैसे ही ये बात वो बूढ़ा आदमी सुनता है ना, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो ऑटो वाला तुरंत उस बूढ़े आदमी को संभालता है। इतने में अंदर से भागती हुई शायद इस बूढ़े आदमी की औरत आती है, बोलती क्या बोले मोहन तुमने। मैडम जी इस लड़के ने आज शिखा बिटिया को देखा है, वो उससे मिला है। औरत बोलती क्या बात कर रहे हो तुम, ये किस तरह की बकवास है। मोहन बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मैडम, आप इसी से पूछ लीजिए। क्यों, तुमने देखे ना एक लड़की को ऐसी ऐसी दिखाई दे रही थी। ये बोलता है हाँ देखा। इतने में सामने खड़ी हुई मैडम जी, वो जो बूढ़े आदमी थे ना दाढ़ी वाले लंबे बाल वाले, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतने में जो मैडम जी थी वो कहती है कि अच्छा अच्छा अंदर आओ। ये कांपते हुए कदमों से अंदर जाता है और अंदर जैसे ही पहुंचता है, इनके हॉल में लगी हुई थी एक बड़ी सी तस्वीर, जिसे देखकर इसका पूरे शरीर का खून कांप जाता है, खून सूख जाता है। ये देखता है कि सामने एक बड़ी सी तस्वीर जो लगी हुई है, जिसमें माला चढ़ा हुआ है, वो किसी और की नहीं बल्कि प्राची की ही है। इसके तो कान बंद, धड़कने बंद, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई। ये बोलता है कि ये प्राची है, शिखा नहीं है। ये लोग बोलते हैं बेटा वो हमारी बेटी ही थी क्या, वो यही थी क्या। ये बोलता है कि हाँ वो यही थी, लेकिन अपना नाम वो प्राची बताई थी।
तो वो जो अंकल जी थे दाढ़ी वाले बोलते हैं कि अच्छा बताओ क्या हुआ था। अब ये सारी बात सामने अंकल जी आंटी जी को बताते, ऑटो वाले को तो बता ही चुका था। ये सुनकर वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब ये लड़का ऑटो वाले की तरफ देखता है और बोलता है कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम कहाँ लेके आए हो, ये लोग कौन है, ये लड़की की तस्वीर यहाँ पर क्यों लगी, कुछ बता दो। ऑटो वाला बताता है अभी से ठीक 2 साल पहले इनकी बेटी शिखा बहुत खुश मिजाज थी। एक दिन अचानक से वो अपने घर से गायब हो गई, लौट कर ही नहीं आई। सर जी अच्छे खासे थे, अपनी जिंदगी चल रही थी उनकी, काट रहे थे सब कुछ। फिर शिखा बिटिया की तलाश में वो लग गए। पुलिस कंप्लेंट हुई, रिश्तेदारों के घर देखे, बहुत ढूंढे, दोस्तों यारों से पता किए, लेकिन शिखा बिटिया का कुछ पता नहीं चला। और फाइनली वो केस बंद हो गया ये मानकर कि शिखा बिटिया किसी लड़के के साथ कहीं भाग गई है, वो अब कहीं मिलेगी नहीं। लेकिन सर को हर रात शिखा बिटिया एक समुद्र के किनारे में रोती हुई खड़ी हुई दिखाई देती थी। रो रही है, समुद्र के किनारे खड़ी है, बस इतना ही दिखता था। सर को कुछ समझ में नहीं आता। सर ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, काम धंधा छोड़ दिया, अपनी बेटी की बस तलाश में ही लगे रहे। कुछ समझ में नहीं आता था सर के। लोग कहते थे कि सर का दिमागी संतुलन खो गया, लेकिन सर को विश्वास था उनकी बेटी कहीं भागी नहीं है, उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। ये बोलता है देखो अभी मुझे जितना पता चला था मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे जाने दो ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इतने मैडम जी कहती कि हाँ मोहन ले जा, तू लड़के को छोड़ दे, वैसे भी अब कर ही क्या सकते हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे इतने दिनों से चल क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में। अब मोहन अपनी वापस से ऑटो में ले जाता है, ऑटो में बिठा के इसको घर तक छोड़ देता है। कट्टू 15 दिन बाद इसका फिर फ़ोन बजता है अननोन नंबर से, क्रिश का। अब क्रिश के तो हाथ पैर काँप रहे थे। 15 दिन कैसे कटे थे क्रिश के वो कोई नहीं समझ सकता। हर एक रात को उसे वही लड़की दिखाई देती थी, हर जगह दिखाई देती थी। इसका काम धाम किसी में भी मन नहीं लगता था। उसी का चेहरा ऑफिस में हो, घर में हो, बाथरूम में हो, कहीं पे भी उसी का चेहरा दिखाई दे रहा है। वो परेशान सी लड़की दिखती थी। उसको भी ऐसा होने लगा था कि मेरा दिमाग हेलुसिनेट करने लगा है, मैं पागल हो रहा हूँ। ठीक 15 दिन बाद वो अननोन फ़ोन इसको आता है। ये बड़ी हिम्मत करके फ़ोन उठाता है तो फ़ोन के उस पार कौन था? वही ऑटो वाला मोहन। बोलता है अरे बेटा क्रिश, पहचाने क्या, मैं मोहन अंकल ऑटो वाला जो उस दिन। बोलता है हाँ मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, बताइए कि कैसे मुझे याद किए। तो ऑटो वाला मोहन बोलता है कि बेटा अभी से ठीक 3 दिन पहले पुलिस वालों को कुछ तो ऐसे सुराग मिले, कुछ तो ऐसे सबूत मिले जिससे ये सामने आ गया कि अभी से ठीक 2 साल पहले शिखा बिटिया ने खुद को खुश कर ली थी उस समुद्र में, उस बीच से डूब के। इसने बोला कैसे पता चला पुलिस वालों को? ये बोलता है कि नहीं पता, जिस दिन तुम सिंह साहब के घर गए थे, उनसे बातचीत किए थे, उसके अगले ही दिन शायद वो पुलिस स्टेशन गए थे और फिर वापस से केस को रीओपन करवाने का कुछ तो भी प्रोसीजर डाले होंगे। और इस बार बहुत बारीकी से, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी चीज़ बताए थे, उस हिसाब से खोजबीन हुई और सिर्फ देखो 10 दिन के अंदर ही शिखा बिटिया के बारे में पता चल गया। पूरा केस क्लियर हो गया कि उसने अपनी जान दी थी उस बीच से। ये बोलता है कि मुझे ही क्यों चुना उसने, मतलब ये तो समझ गया था कि उसकी आत्मा इस तक आई थी, मुझे ही क्यों चुना उस लड़की ने? वो लड़की की आत्मा तो खुद अपने पिताजी या माताजी के पास जा सकती थी और उन्हें सब कुछ सच सच बता सकती थी। अगर उसके अंदर इतनी ताकत थी तो वो मेरे पास तक क्यों आई? मेरा क्या कनेक्शन इन सब से? तो ऑटो वाला बोलता है देखो बेटा, जितना मुझे समझता है इन सारी चीज़ों के बारे में वो इतना ही है कि जो भूत प्रेत होते हैं ना वो सबको दिखाई नहीं देते। सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग होते हैं इस दुनिया के जो भूत प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और शायद उनमें से एक तुम हो। इसीलिए शायद शिखा बिटिया की आत्मा ने तुम्हें चुना। वो प्राची बन के तुमसे मिलने के लिए आई और तुम्हारे ज़रिए अपने माता पिता तक ये मैसेज पहुंचवाई कि अब मेरा इंतज़ार मत करना, मैं जा चुकी हूँ। ये तो पागल सा हो गया। उस दिन बहुत घबराहट के मारे
ये इधर उधर घूमते ही रहा, सो नहीं पाया। लेकिन उस रात के बाद से फिर इसको वो शिखा या प्राची, जो कहना आपको कहो, उसकी आत्मा, उसका चेहरा दिखाई देना बंद हो गया और समय के साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद कृष्ण इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, सब शॉक हो जाएंगे ये कहानी सुनकर। मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगा कि ये कोई फिल्म की कहानी तो नहीं है। मैंने थोड़ा सर्च भी किया, कोई फिल्म नहीं थी भाई, सच्चाई थी। कृष के साथ ये सचमुच में हुआ था, कुछ इतना खौफनाक जितना आज तक मुंबई में कहीं नहीं हुआ होगा। तो भाई इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।